सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 7 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा एस महेंद्र देव को। तो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और एक्सिस बैंक के पूर्व स्वतंत्र निदेशक एस महेंद्र देव को अभी प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अंग्रेजी में बोलोगे तो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर। और वे इस पद पर आने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। आप पूछोगे पहले व्यक्ति कौन थे, फिर डॉक्टर बिबेक देबरॉय, जिनका पिछले साल ही नवंबर में निधन हो गया था। वैसे इस पद का गठन हुआ था 2017 में। अच्छा, ये अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, कोई फिक्स नहीं है, जब तक सरकार चाहे तब तक। तो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की स्थापना 26 सितंबर 2017 को केंद्र सरकार ने की थी। ये एक स्वतंत्र निकाय है जिसकी स्थापना भारत के राष्ट्रपति के द्वारा एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से की गई थी, जिसका मुख्य काम क्या होता है, प्रधानमंत्री जी को आर्थिक या किसी भी अन्य मुद्दों पर सलाह देना। तो इस प्रश्न से सिंपल सा हमें याद रखना है कि प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार परिषद का भी अध्यक्ष यानी कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर किसे नियुक्त किया गया, एस महेंद्र देव को। इस पद पर आने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। पहले व्यक्ति का भी नाम याद रखना, डॉक्टर बिबेक देबरॉय हैं। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया था निधि तिवारी को, और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया था शक्तिकांत दास को, जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। वैसे प्रधान सचिव प्रिंसिपल सेक्रेटरी एक और है पीके मिश्रा, वो नाम भी याद रखना। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, जैसे अंजू राठी राणा अभी हमारी पहली महिला विधि सचिव लॉ सेक्रेटरी बनी थी। गवर्नमेंट टी मार्केट प्लेस के सीईओ अजय बहादुर बने। भारतीय वायुसेना की जगुआर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट बनी तनुष्का सिंह। अंधेपन से लड़ने के लिए विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया कृष्णमाचारी श्रीकांत को। आत्मा के नए अध्यक्ष बने अरुण मामेन। और आत्मा क्या है, ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। टाटा कम्युनिकेशंस के अध्यक्ष एन गणपति सुब्रमण्यम बने। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कॉवेंट्री जिम्बाब्वे से इस पद पर आने वाली पहली महिला है, पहली अफ्रीकी व्यक्ति भी है। दिल्ली की अभी चौथी महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बनी थी। नए वित्त सचिव फाइनेंस सेक्रेटरी अजय सेठ और रेवेन्यू सेक्रेटरी राजस्व सचिव बने अरविंद श्रीवास्तव। भारत के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं बी आर गवई, 52 नंबर के हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी जून 2025 की द्विमासिक मौद्रिक नीति में आरबीआई ने रेपो रेट को घटा करके कितना कर दिया, तो आंसर होगा 5.50%। अच्छा, पहले हम बात करें मौद्रिक नीति समिति, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ये किसकी सिफारिश पे बनती है, उर्जित पटेल की सिफारिश पे। और कब, 29 सितंबर 2016। और इन्होंने कहा था कि मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक कमेटी होनी चाहिए, उसी को बोला गया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ताकि वो इन्फ्लेशन को 2 से 6% के बीच में मेंटेन रख सके। और ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ये हर 2 महीने में या आप कह दो साल में 6 बार ये होती है, ये रेट डिसाइड करती है। इसमें टोटल 6 सदस्य होते हैं, 3 आरबीआई से होते हैं और 3 सरकार की तरफ से होते हैं। और इसको हेड कौन करते हैं, आरबीआई के जो गवर्नर हैं वर्तमान में, कौन जे, संजीव मल्होत्रा। और अभी जो इसकी 4 से लेकर 6 जून तक जो इसकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हुई थी, अभी 55वीं बैठक हुई थी। और उसमें रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.50% की उसमें कटौती कर दी गई है। तो अब ये कितनी हो गई है, रेपो रेट 5.50% हो गई है। पहले ये 6% थी। तो रेपो रेट क्या होता है, हर बार मैं आपको बताता हूँ। जैसे आरबीआई है, ये हमारा सेंट्रल बैंक है आरबीआई ये जो दूसरे बैंकों को जो पैसा देता है लोन के रूप में, चाहे कुछ समय के लिए ही सही, तो जब ये पैसा देगा तो इंटरेस्ट भी लेगा, तो उसी इंटरेस्ट को कहा जाता है रेपो रेट। वो इंटरेस्ट किस रेट पे ले रहा है उसको कहेंगे रेपो रेट। तो उसी को घटा दिया है। अब बैंकों ने आरबीआई से लोन पे पैसा लिया और उस पैसे को मार्केट में आगे लोन पे दे दिया। तो ये जो रेट है जिसपे बैंक आरबीआई को लोन का इंटरेस्ट देंगे उसे हमने रेपो रेट बोला। अगर वो कम हो गया है तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, जो बैंक्स हैं वो आम लोगों को, हम जैसे लोगों को जब लोन देंगे तो उसकी जो इंटरेस्ट रेट होगी वो भी कम कर दी जाएगी। तो एक तो लोन की रेट अब कम हो जाएगी और जो एफडी वगैरह कराते हैं लोग, तो एफडी रेट भी कम कर दी जाएगी। ये 2 इफेक्ट आपको देखने को मिले।
अच्छा, इसके अलावा CRR कैश रिजर्व रेशो ये घटा करके कितना कर दिया, 4% कर दिया। और इससे इस बार नवंबर 2025 तक घटा घटा के 3% तक लेकर के आएंगे, 1% इसमें और कटौती करेंगे, तो 4% से ये 3% तक आ जाएगा। तो हमने देखा रेपो रेट कितना है, 5.50%। रिवर्स रेपो रेट इसका उल्टा होता है, ये कितना है 3.35%, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 5.25% है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है 5.75%, कैश रिजर्व रेशो मैंने आपको बता दिया अभी 4% है, और SLR स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो कितना है, 18% है। इसके अलावा 2 पॉइंट और ध्यान रख सकते हैं कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार 2024-25 वित्त वर्ष 2024-25 में देश की GDP वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान लगाया था, 6.5%। और अभी RBI ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया, 6.5%। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान में रखना। बात RBI की हुई है तो इसके स्टैटिक जान लो। जैसे कि स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को, हेडक्वार्टर मिलेगा मुंबई में, और किसकी सिफारिश पे, यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पे। इसका राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन होता है 1 जनवरी 1949 को। गवर्नर हो गए संजय मल्होत्रा, 26वें नंबर के हैं। पहले ब्रिटिश गवर्नर कौन थे, सर ऑसबॉर्न स्मिथ, और पहले इंडियन गवर्नर थे CD देशमुख। ठीक है, ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस ये कब मनाया गया, तो आंसर हो जाएगा 7 जून को। तो हर साल 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के रूप में मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है, सुरक्षित भोजन के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना। पहली बार इसे 2019 में मनाया गया था। अच्छा, थीम भी है। थीम क्या है, फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन, खाद्य सुरक्षा क्रियाशील विज्ञान। अच्छा, इस साल हमने कौन कौन से दिवस मनाए वो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, लेकिन उससे पहले फूड से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। एक तो यही हो गया वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को। एक वर्ल्ड फूड डे भी होता है 16 अक्टूबर को, क्योंकि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है 16 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए भारत की पहली हाइजेनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम ये कहाँ पर स्थापित की गई, उज्जैन में। अभी दूसरा ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2024 में हुआ था नई दिल्ली में, और ऑर्गेनाइज किया था फसाई ने, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अभी तीसरा वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 समिट ये कहाँ पे हुआ था, और ये भारत का सबसे बड़ा फूड समिट है, नई दिल्ली में हुआ था, जिसमें भागीदार देश पार्टनर कंट्री जापान था, फोकस कंट्री वियतनाम और ईरान था। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में टॉप पे केरल रहा था। और अभी वर्ल्ड फूड प्राइज 2025 दिया गया मारियांगेला हुंगरिया को, ये ब्राजील से है। बाकी जून में कौन कौन से दिवस अभी तक मना चुके हैं हम, तो 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे था, 1 जून को ही ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स वैश्विक अभिभावक दिवस, 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे, और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में मनाया हमने। ठीक है, तो अभी तक ये जून के इंपॉर्टेंट डेज थे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में किस राज्य में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य स्थापित किया गया, तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। तो अभी तमिलनाडु सरकार ने अभी 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर धनुषकोडी में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य स्थापित किया है। यह अभ्यारण्य रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह अभ्यारण्य प्रवासी पक्षियों और खासकर ग्रेटर फ्लेमिंगो के आवास की रक्षा करने के लिए स्थापित किया गया है। कहाँ पर, तो याद रखना तमिलनाडु में। क्योंकि मैं आपको बता दूं जो ये ग्रेटर फ्लेमिंगो है ये किस राज्य का स्टेट बर्ड है, राजकीय पक्षी है, गुजरात का है। तो कहीं इसका उत्तर गुजरात मत कर देना, ऑप्शन में गुजरात भी आपको मिलेगा, तो आंसर तो तमिलनाडु होगा। ठीक है, अभी तमिलनाडु में मैं आपको लेकर के चलूंगा, लेकिन उससे पहले एक प्रश्न का उत्तर दो कि भारत का भी नवीनतम नेशनल पार्क कौन सा बना था। तो याद रखना सिमलीपाल नेशनल पार्क बना था जो उड़ीसा में है, ये देश का 107वां नेशनल पार्क बना था। अब तमिलनाडु में लेकर के चलता हूँ आपको, ये रहा मैप में तमिलनाडु। देखो तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई हो गई, मुख्यमंत्री MK स्टालिन, गवर्नर है RN रवि, यहाँ का राजकीय पशु नीलगिरी ताहर है और राजकीय पक्षी एमरल्ड डोव है। वृक्ष है ताड़ का यानी कि पाम ट्री, पुष्प है ग्लोरियोसा लिली। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, मधुमलाई नेशनल पार्क, गुंडई नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क है यहाँ पे। यहाँ का क्लासिकल डांस भरतनाट्यम है। यहाँ पे 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको मिलेंगे, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट और कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट। तमिल शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भारतीय भाषा बनी थी। तमिलनाडु में ही जल्लीकट्टू त्यौहार मनाया जाता है। तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट। और कुछ फेमस फेस्टिवल्स हैं यहाँ के, जैसे कि पोंगल हो गया, जल्लीकट्टू हो गया, थाईपुसम हो गया, आदि पेरक्कू हो गया, चिथिराई महोत्सव हो गया, हेताई अम्मान महोत्सव हो गया। कुछ और करंट अफेयर्स के प्रश्न आपको यहाँ से रिवाइज कराऊँ तो देखो फिर
अगर पूछे मोदवेत महोत्सव, ये भी मनाया जाता है यहीं पे और टोडा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ये नीलगिरी पहाड़ियों में निवास करती है। प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। अभी तमिलनाडु के 2 स्थलों को रामसर स्थल में शामिल किया गया था इसी साल। कौन कौन से? सक्कर्रा कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य और थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य। थाईपुसम त्यौहार मनाया जाता है यहाँ पे। भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक कहाँ पर शुरू हुआ? चेन्नई में। अट्टुकल पोंगल उत्सव मनाया जाता है केरल में। ये 10 दिनों का मनाया जाता है और इसी तरह से पोंगल उत्सव ये तमिलनाडु का, ये 4 दिवसीय होता है। अभी तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, उन्होंने राज्य के बजट में रुपये का चिन्ह जो है उसे बदलकर तमिल भाषा में वो चिन्ह है उसे कर दिया था। तो चिन्ह से एक प्रश्न याद रखना कि हमारा जो ये भारतीय रुपये का चिन्ह है किसने बनाया था और कब? उदय कुमार ने 15 जुलाई 2010 को। जदिया स्वामी महोत्सव ये तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में मनाते हैं बडगा समुदायों के द्वारा। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 R.K. श्रीराम कुमार को दिया गया, वायलिन वादक है। और नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2025 उर्मिला सत्यनारायण को मिला, जिनका संबंध भारतनाट्यम से है। अभी FIH जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 14वां संस्करण हुआ था, मतलब होगा, भारत में होगा इसी साल तमिलनाडु में। और मोदी जी ने अभी तमिलनाडु में भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल न्यू पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया था। ये जो पुल है रामेश्वरम द्वीप को मुख्य भूमि पर मंडपम से जोड़ेगा। पुल की लंबाई 2.07 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये तमिलनाडु से सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमने रिवाइज कर लिए। अगला प्रश्न देखते हैं फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व पर्यावरण दिवस 2025 पर वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा राजस्थान। तो अभी राजस्थान सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा, उन्होंने भी 5 जून 2025 को इस अभियान की शुरुआत की। यह अभियान 20 जून तक चलेगा और इसमें राज्य भर में जल संरक्षण के प्रयास किए जाएंगे। उद्देश्य साफ है, राजस्थान में जल संकट को कम करना और जल यानी कि जो वाटर सोर्सेज हैं उनकी सफाई करना। अभी याद है विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हमने मनाया था 5 जून को। थीम क्या थी? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। अब बात राजस्थान की है, तो ये रहा मैप में राजस्थान। देखो, कैपिटल जयपुर हो गई है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, गवर्नर है हरिभाव बागड़े। यहाँ का राजकीय पशु चिंकारा है, ऊंट भी है। राजकीय पक्षी गोडावन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। राजकीय पुष्प रोहिड़ा है, राजकीय वृक्ष है खेजड़ी। और रणथंबोर टाइगर रिजर्व है, सरिस्का टाइगर रिजर्व है, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व है, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है, धौलपुर करोली टाइगर रिजर्व है। यहाँ पे भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक ये आपको मिलेगी राजस्थान में, सांबर लेक। वैसे भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लगून झील आप जानते हो कौन सी है? चिल्का लेक है उड़ीसा में। कुछ और करंट अफेयर्स यहाँ से आपको रिवाइज कराऊँ राजस्थान से। तो राजस्थान के किस जिले में हाथी महोत्सव मनाया जाता है? अभी मनाया गया था जयपुर में, प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। राजस्थान सरकार ने नवनिर्मित 9 जिले और 3 संभागों को समाप्त कर दिया। अब राजस्थान में 41 जिले और 7 संभाग हैं। अभी 2025 में ही जो तीसरा साइक्लोन अभ्यास हुआ था भारत इजिप्ट के बीच में, राजस्थान में हुआ। राजस्थान ने शिक्षा संजीवनी बीमा योजना शुरू की स्कूली बच्चों के लिए, एक तरह की दुर्घटना बीमा योजना है। बर्लिन में वुमेन टूरिज्म ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया दिया कुमारी को। दिया कुमारी ये राजस्थान की डेप्यूटी CM है। और एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वां उच्च स्तरीय क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम हुआ अभी जयपुर में। डेजर्ट हंट 2025 एक्सरसाइज हुआ जोधपुर में, इंडियन एयरफोर्स ने किया। स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना शुरू होती है यहाँ। मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब बीकानेर की एंजिला स्वामी ने जीता था थाईलैंड के पटाया में। दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्री सम्मेलन अभी उदयपुर में हुआ था। पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर वुमेन सम्मेलन हुआ था अजमेर में। फौज सागर झील का नाम बदल के वरुण सागर कर दिया, अजमेर में है। किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन का नाम बदलकर महर्षि दयानंद विश्रांत गृह कर दिया, अजमेर में है। और राजस्थान में हर ग्राम पंचायत में बर्तन बैंक खोलने की घोषणा की गई। देश का पहला अंतरराज्य चीता कॉरिडोर ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच बनाया जा रहा है। इस कॉरिडोर में कुनो राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश में है और मुकुंदरा हिल्स जो राजस्थान में है उसको शामिल किया गया। सांगरी को अभी GI टैग मिला। सांगरी या राजस्थान के खेजड़ी वृक्ष जो कि यहाँ का राजकीय वृक्ष है उसकी हरी फली होती है। ठीक है, तो राजस्थान से ये सभी करंट अफेयर्स के प्रश्न हमने देख लिए। ध्यान रखना, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक चालान मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। तो अभी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो अभी हमने 5 जून को मनाया, इसी मौके पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने
स्कूली बच्चों को 6 लाख स्टेनलेस स्टील की बोतलें वितरित करके प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए एक सरकारी पहल की घोषणा की। ये बोतलें प्लास्टिक की पानी की बोतलों को रिप्लेस करेगी, मतलब प्लास्टिक के बच्चे जो बोतलें लाते हैं वो नहीं लाएंगे, उनको अब ये स्टील की बोतलें दी जाएगी। और इसी के साथ मुख्यमंत्री जी ने सिंगल यूज प्लास्टिक चालान मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया है। तो इस एप्लीकेशन के थ्रू जो भी अधिकृत राज्य अधिकारी हैं वो सिंगल यूज प्लास्टिक से संबंधित विभिन्न नियमों और विनियमों का उल्लंघन करने वालों को कागज रहित चालान जारी कर पाएंगे इस एप्लीकेशन के थ्रू। आपको बता दूं कि भारत सरकार ने 1 जुलाई 2022 से 19 चयनित यानी कि सेलेक्टेड सिंगल यूज वाली जो भी प्लास्टिक वस्तुएं हैं उन पर बैन लगा दिया था। अब यहाँ पे बात हिमाचल की है तो ले चलते हैं आपको हिमाचल प्रदेश। ये रहा मैप में HP। देखो हिमाचल प्रदेश की 2 कैपिटल आपको देखने को मिलेगी। समर कैपिटल शिमला हो गई, विंटर है धर्मशाला। मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, गवर्नर हो गए शिव प्रताप शुक्ल। शिपकिला दर्रा है, रोहतांग दर्रा है, बड़ाचला दर्रा है। और पोंग बांध है व्यास नदी पे, पंडो बांध भी है व्यास नदी पे, भाखड़ा नागल बांध है सतलुज नदी पे, चंबेरा बांध है रावी नदी पे। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क है, इंदरकिला नेशनल पार्क है, किरगंगा नेशनल पार्क है, सिंबल बारा नेशनल पार्क है। यहाँ का राज के पशु हिम तेंदुआ हो गया, पक्षी हो गया जुजराना और वेस्टर्न ट्रोगोपैन। वृक्ष है देवदार का, फूल है गुलाबी बुर्रांश, पिंक रोडोडेंड्रॉन बोलते हैं इसको। यहाँ के कुछ लोक नृत्य हैं, नाटी हो गया, डांगी हो गया, छपेली हो गया। कुछ और करंट अफेयर्स देखें यहाँ से तो सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना यहाँ शुरू होती है। नारी को नमन योजना। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा चाय को यूरोपीय GI टैग मिला था। हिमाचल प्रदेश में अटल सुरंग की लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर है। दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन हुआ था हिमाचल प्रदेश के काजा में। दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य बना था ये। मुलेठी की खेती का आयोजन करने वाला पहला राज्य है ये। भारत में पहली बार हींग की खेती की गई थी हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी में। और हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने बेटियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल करने वाले विधेयक को पारित कर दिया था। हिम उन्नति योजना यहाँ शुरू हुई थी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए। और अभी टाइम मैगजीन ने 2024 के विश्व के सबसे महान स्थानों की सूची जारी की थी। उसमें 3 भारतीय स्थान थे, जिसमें से एक हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल प्रदेश में नार बुटीक होटल, बाकी 2 कहाँ से? हैदराबाद और मुंबई से। और आपको याद होगा अभी कल ही हिमाचल प्रदेश से एक प्रश्न हमने पढ़ा था कि अभी किस राज्य ने हरित आवरण बढ़ाने के लिए राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की? तो भी उत्तर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं भारत के किस शहर में राफेल फाइटर जेट की मेन बॉडी ये बनाई जाएगी? कहाँ पे? तो आंसर होगा हैदराबाद में। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अभी फ्रांस के एरोस्पेस कंपनी है डसोल्ट एविएशन, ये भारत में लड़ाकू विमान राफेल का जो मुख्य ढांचा होता है वो बनाएगी। और इसके लिए इस कंपनी ने भारत की टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ अभी समझौता किया है। तो एक प्रश्न तो ये भी होता है किस कंपनी के साथ समझौता किया है। और राफेल कौन सी कंपनी बना रही है ये तो आपको बताइए, फ्रांस की डसोल्ट एविएशन कंपनी। और इसके तहत हैदराबाद में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगेगी जहां पे 2028 से, कब से? 2028 से हर साल 2 फ्यूजलेज बनेंगे। फ्यूजलेज मतलब मुख्य ढांचा ही होता है, जो राफेल का जो मुख्य ढांचा है उसको फ्यूजलेज बोल रहे हैं। तो हर साल 2 बनेंगे, 2 ढांचे। और आपको याद दिला दूं, भारत ने 2016 में फ्रांस से 36 राफेल खरीदने के लिए समझौता किया था। और अभी हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था, हमने नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन जेट खरीदने के लिए एक बार फिर सौदा किया है। तो डसोल्ट एविएशन कंपनी जो फ्रांस की जो राफेल बनाती है उसके चेयरमैन और CEO कौन है? एरिक ट्रेपियर हैं। और जिसके साथ भारत में इन्होंने समझौता किया है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, उसके CEO कौन है? सुकर्ण सिंह हैं। राफेल जो फाइटर जेट है इसकी जो स्पीड होती है 1.8 मैक होती है। अब आप मुझे बताना ये सबसोनिक है, सुपरसोनिक है या हाइपरसोनिक है? तीनों के बारे में आपको कई बार बता चुका हूं। देखो ऐसे याद रखो, अगर 1 मैक से कम है किसी की स्पीड तो उसे सबसोनिक कहेंगे। 1 से लेके 5 मैक के बीच में है तो सुपरसोनिक कहेंगे, और 5 से ज्यादा है तो हाइपरसोनिक कहेंगे। अब आप बताओ, इसकी स्पीड 1.8 मैक है तो ये एक सुपरसोनिक है। और 1 मैक मतलब होता है साउंड की स्पीड। इसके रेंज है 3700 किलोमीटर की, रडार से बचने की इसमें क्षमता है। ठीक है, तो कहाँ पे बनेगी याद रखना, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इसे बनाने की, हैदराबाद में। आज यहाँ पे हैदराबाद से ही संबंधित बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैं आपको कराता हूँ जो सभी न्यूज में रहे। आप देखना, आपको भी अच्छा लगेगा, मजा आएगा पढ़ के। जैसे कि अभी भारतीय वायुसेना प्रमुख ने हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया था हैदराबाद में।
2024 में भारत में ई प्रिक्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया? हैदराबाद में। भारत का पहला सोलर साइकिल ट्रैक कहां पर बना? हैदराबाद में, जिसकी लंबाई 23 किलोमीटर, उसका नाम है हेल्थ वे। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च हुआ हैदराबाद में। ग्रीन सिटी अवार्ड मिला था हैदराबाद को। हैदराबाद में पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया बनाया गया। किस शहर में बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2024 का 21वां संस्करण हुआ था? हैदराबाद में। दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहां पर लगाया गया? हैदराबाद में। भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान मिलेगा हैदराबाद में। भारत में अपनी तरह का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहां पर स्थापित हुआ? हैदराबाद। देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन औद्योगिक पार्क बना हैदराबाद में। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन मोदी जी ने किया था हैदराबाद में। ये संत रामानुजाचार्य जी की 216 फुट ऊंची प्रतिमा है। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय ये आपको मिलेगा हैदराबाद में। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खुला हैदराबाद में। हैदराबाद किस नदी के किनारे पर स्थित है? मूसी नदी के किनारे। हैदराबाद को भारत में शामिल करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन पोलो। ग्लोबल एआई शिखर सम्मेलन 2024 हुआ हैदराबाद में। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 हुआ हैदराबाद में। अभी 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता भी हुई थी हैदराबाद में ही। इन सब कारण से हैदराबाद न्यूज में था। आप देख सकते हो टोटल 19 प्रश्न मैंने आपको हैदराबाद से संबंधित रिवाइज करा दिए, तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो आंसर होगा एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। तो टेस्ट क्रिकेट के 2 महानतम खिलाड़ियों के सम्मान में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया। अभी इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई ने मिलकर के ये घोषणा की है कि भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज को अब एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के नाम से जाना जाएगा। नाम बदलने का उद्देश्य, तो इंग्लैंड के सबसे सफल टेस्ट गेंदबाज जेम्स एंडरसन और भारत के महान बल्लेबाज और इतिहास के सबसे अधिक टेस्ट मैचेस खेलने वाले सचिन तेंदुलकर को सम्मानित करना, उन्हें सम्मान देना। आपको बताएं, इंग्लैंड में पहले की जो सीरीजेस थी उनको पटौदी ट्रॉफी, या आप कह सकते हो पटौदी नवाब सीनियर और जूनियर के नाम पे, उन्हीं के नाम पे इसको पटौदी ट्रॉफी कहा जाता था। और भारत में इस सीरीज को बीसीसीआई के प्रथम सचिव और अध्यक्ष के नाम पर एंथनी डी मेलो ट्रॉफी के नाम से जाना जाता था। अच्छा, इस बार ये जो टेस्ट सीरीज है ये अभी 20 जून 2025 को लीड्स से शुरू होगी। और आपको याद दिला दूं, इसी तरह से भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी रखा गया था। तो मिलते जुलते प्रश्न है, तो दोनों मैंने एक साथ आपको करा दिए, दोनों ध्यान में रखना। अब नाम बदलने से कुछ और प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, आपका रिवीजन करवाता हूँ। जैसे कि देखो, महाराष्ट्र के खुलताबाद शहर का नाम बदलकर रत्नापुर किया गया था। उत्तर प्रदेश ने अपनी शून्य गरीबी योजना का नाम बदलकर डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पे रखा। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप कर दिया और अशोक हॉल का नाम बदलकर अशोक मंडप कर दिया। पुणे एयरपोर्ट का नाम जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के नाम पे किया। पोर्ट ब्लेयर को अब श्री विजयपुरम के नाम से जानते हैं। अयोध्या एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से जाना जाता है। राजपथ को अब कर्तव्य पथ कहते हैं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट शहीद भगत सिंह जी के नाम से जानते हैं। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। अस्त्र MK3 मिसाइल, जो कि एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, इसका नाम बदलकर गांडीव कर दिया। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन को कॉमनवेल्थ स्पोर्ट कर दिया। राजस्थान की फौज सागर झील को नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया। और उत्तराखंड की एक सुरंग है, उसका नाम बदलकर पहले उसका नाम सिल्क्योर सुरंग था, उसका नाम बदलकर बाबा बौखनाक सुरंग कर दिया। 4.5 किलोमीटर लंबी ये डबल लेन सुरंग है। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में डेटॉल ने अभी किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी को। तो अभी डेटॉल ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वे डेटॉल के साबुन, बॉडी वॉश और हैंड वॉश की आईसी कूल रेंज का प्रचार करेंगे। आपको याद होगा इसी साल महेंद्र सिंह धोनी को यूरो ग्रिप टायर ने भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। कुछ और मैं आपको रिवाइज कराऊं ब्रांड एम्बेसडर से ही संबंधित प्रश्न। तो अभी टाटा मोटर ने विक्की कौशल को बनाया था। लार्सन एंड टुब्रो फाइनेंस लिमिटेड ने जसप्रीत बुमराह को, और उसी तरह से अमेरिका की फुटवेयर कंपनी स्केचर्स, उसने भी जसप्रीत बुमराह को बनाया। फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस कंपनी थॉमस कुक, उसने कार्तिक आर्यन को। फ्रेंच लग्जरी ब्रांड स्नेल, उसने अनन्या पांडे को। ड्रीम टेक्नोलॉजी चाइना की कंपनी, इसने कीर्ति सेनन को। यूरेका फॉर्ब्स ने श्रद्धा कपूर। कर्नाटक सोप एंड डिटर्जेंट की बनी थी तमन्ना भाटिया। और ऑडी इंडिया के भी नीरज चोपड़ा बनी थी। ये सब भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं,
हाल ही में स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 को किसने जीत लिया है? तो आंसर होगा ऑस्कर पियास्त्री ने। तो ऑस्ट्रेलियन फार्मूला 1 ड्राइवर हैं ऑस्कर पियास्त्री, जिन्होंने 2025 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स खिताब को जीत लिया है। ये उनकी 2025 सीजन की 5वीं जीत है। और किस कार कंपनी के वो ड्राइवर हैं? मैकलेरन। और इस बार कौन कौन सी फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स हो चुकी है मैं आपको शो कर देता हूँ, एक बार आप देख सकते हो। तो पूरी लिस्ट मैंने आपके सामने लगा दी है, देख लो। ये स्पेनिश वाली साल की नवी रेस है, जिसमें से ऑस्कर पियास्त्री सबसे ज़्यादा बार जीते हैं, 5 बार। मैकलेरन के ये ड्राइवर हैं, याद रखना इनका नाम। अच्छा, इसी तरह से ये एक पॉइंट और नोट करना कि फार्मूला 1 एकेडमी के ड्राइवर प्रोग्राम के लिए चुनी जाने वाली अभी पहली भारतीय कौन बनी थी? अतिका मीर बनी थी। और ये भी हमने पढ़ा था कि अभी मोनाको में फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बने थे, कौन? कुशमेनी। तो ये भी ध्यान में रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर करके। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी इनकी क्विज आपको डेली मिल जाती है आपकी प्रैक्टिस के लिए। इसकी डेली एमसीक्यू फॉर्मेट में टेस्ट आप लगा सकते हैं, प्रैक्टिस कर रही टेस्ट लगा करके। कहाँ पे मिलेगा टेस्ट? अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है, या डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर से आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, खींचम और मैनार आर्द्र भूमि को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया, ये कहाँ पर है? राजस्थान में। फिर पूछा, अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान के प्रशासन परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया? वी श्रीनिवास को। और किस राज्य ने हरित आवरण बढ़ाने के लिए राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की? हिमाचल प्रदेश। और भारत के पहले ध्रुवीय अनुसंधान पोत का निर्माण किस देश की कंपनी के साथ मिलकर किया जाएगा? नॉर्वे। फिर पूछा, साउथ कोरिया के 14वें राष्ट्रपति बन गए हैं ली जे म्यू। और किसे प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निदेशक बनाया गया है? अश्विनी लोहानी। और 11वें ब्रिक्स संसदीय मंच का आयोजन ये कहाँ पर हुआ? ब्राजील। और राष्ट्रपति जी की पहली महिला एड डी कैंप के रूप में भी नियुक्त किया गया यशस्वी सोलंकी को। और आखिरी प्रश्न पूछा, माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है? एनवीडिया। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला ये कहाँ पे रखी? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।